Hey guys, this is the second video under the lecture series on the doctrine of basic structure of Indian Constitution. In this part, I'll cover the initial 4 cases related to the doctrine of basic structure. We'll start with Shankari Prasad, then Sajjan Singh, then Golahnath, and finally with Keshavanand Bharti case. Guys, I'll try my best to simplify these cases for you without complicating any details. But case details में जाने से पहले I would highly recommend कि आप इन cases का जो actual background है वो थोड़ा जान लें. अगर आपको इन cases का background और उस time की situation समझ आ गई, then all these cases are just cakewalk for you. In layman language और सरल भाषा में कहूँ तो इन चारों cases में एक ही question को बार बार उठाया गया and हर बार prevailing conditions के according Supreme Court ने सही डिसीजन लेने का प्रयास किया था. वो डिसीजन सही था या गलत, ये केवल टाइम ही डिसाइड कर सकता था. अब पहला सवाल ये उठता है कि 1951 से लेकर 1973 ये डिफरेंस लगभग 22 इयर्स का है और इन 22 सालों में सब कुछ बदला लेकिन सवाल नहीं बदला. क्वेश्चन रिमेन्ड द सेम. तो वो क्वेश्चन क्या था और बार बार उसी क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का लॉजिक क्या था? सो गाइज, द लॉजिक इज दैट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 इज एम्पावर्ड टू रिव्यू इट्स ओन प्रीवियस डिसीजंस because at the end of the day even judges are human beings and they are prone to committing errors in their judgments from time to time due to XYZ reasons, and not being able to review its own judgment would be equivalent to the denial of justice. That is why same question was put in front of Supreme Court again and again and again, क्योंकि जो petitioners थे उन्हें एक strong hope थी कि कभी ना कभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होगा. एंड गाइज, यहाँ पर आप प्लीज़ एक चीज़ याद रखना दैट सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत में किसी और कोर्ट को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सके. नाउ सी, इन चारों केसेस में सवाल ये था कि आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या पार्लियामेंट के रहमो करम या डिस्क्रिशन पर डिपेंडेंट हैं. क्या पार्लियामेंट जब चाहे तब लोगों के फंडामेंटल राइट्स उनसे छीन सकता है बाय सिंपली अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. और सवाल ये भी था कि अगर लोगों के पास गारंटेड फंडामेंटल राइट्स हैं ही नहीं तो डेमोक्रेटिक रिजीम होने का पॉइंट क्या है. इफ़ एवरीथिंग वॉज टू बी डन as per the whims and fancies of the central government, then India was nothing short of an authoritarian regime. So fundamental rights के scope को लेकर चारों cases में जो question उठा, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब अलग अलग केसेस में अलग अलग दिया. एंड दिस डिफरेंस इन द जजमेंट वाज बिकॉज ऑफ द चेंज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन जुडिशरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस चेंज्ड पर्सपेक्टिव इवेंचुअली रिजल्टेड in the formation of the doctrine of basic structure of Indian Constitution. Alright, so ये हुई fundamental rights से जुड़ी हुई एक समस्या. But 1950s में इस समस्या से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट पहलू था, क्योंकि आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अलावा देश के सामने और कई बड़ी समस्याएं थीं 1950s एंड 1960s में. अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी दोनों पीक पर थे. इलिटरेसी वाज ऑन पीक. लैंडलेस लेबर के सीवियर क्राइसिस थे. कास्ट सिस्टम वाज डीपली एंट्रेंच्ड इन सोसाइटी. सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड था. और इन समस्याओं से डील करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेवरल एक्ट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स पास किए थे. अब इन एक्ट्स की वजह से कई सारे बड़े जमींदारों की लैंड्स को सीज किया गया था इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द टेनेंट्स एंड द लैंडलेस लेबर्स. सो मेन प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीन शेयर नहीं करना चाहते थे. वो अपनी ज़मीन के जो ओनरशिप राइट्स थे उनको इंटैक्ट रखना चाहते थे और इस चीज में कानून उनके साथ था. बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 स्पेसिफिक आर्टिकल्स की वजह से प्रॉब्लम काफी इंटेंसिफाई हो गई. एक आर्टिकल था आर्टिकल 19(1)(f विच एम्पावर्ड पीपल टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन, और दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 31 जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था. प्लीज रिमेंबर कि इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था. इनफैक्ट आर्टिकल 19(1)(f को एंड आर्टिकल 31 को
दोनों को ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में रिपील कर दिया गया था। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक मेजर रीजन था गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में क्लैश। गवर्नमेंट के सामने बहुत सीरियस प्रॉब्लम थे। एक तरफ कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी, एंड दूसरी तरफ लाखों लोग भूख से मरते हुए। Hence, the government decided to take an alternative route, और गवर्नमेंट ने उस टाइम पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को कैरी आउट किया, और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। आर्टिकल 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में शंकरी प्रसाद सिंह कौन थे? Nobody gives a damn about it right now. You can say that he was an individual who represented interests of many landlords of the country. इस केस में पिटिशनर्स ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया था बिकॉज फर्स्ट अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसके स्कोप को जीरो कर दिया था। आर्टिकल 31A, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर, कि अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो लोग इस एक्विजिशन को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, एंड आर्टिकल 19 में यहाँ पर्टिकुलरली आर्टिकल 19(1)(f की बात हो रही है, जहाँ पर लोगों के पास प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, अक्वायर करने का एंड डिस्पोज करने का फंडामेंटल राइट था। सरल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि वंस आर्टिकल 31A इज इन्वोक्ड, then all the protection under Article 14 and under Article 19 granted to the people is not available anymore. Article 31B को दो पर्पस दिए गए थे, एक था 9th शेड्यूल का प्रोटेक्शन और दूसरा था आर्टिकल 31A के अंडर जितने भी प्रोविजंस हैं उन सब को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखना। इट मीन्स एनी आर्टिकल or any laws placed under 9th schedule or under article 31A immune from judicial review by virtue of article 31B. So अब बारी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को केयरफुली समझने की। गाइस, आर्टिकल 13 यहाँ पर क्लियरली कहता है कि all laws inconsistent with the fundamental rights shall be invalid. कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, उनको अब्रिज करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो ऐसा लॉ बाय डिफॉल्ट इनवैलिड होगा। एंड इस डेफिनेशन के हिसाब से आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B वर डेफिनेटली इनवैलिड। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जजमेंट में एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दिया था कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ इस्तेमाल हुआ है ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए एप्लीकेबल है, एंड आर्टिकल 31A एंड 31B ऑर्डिनरी लॉज नहीं है। इन आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बनाया गया है। हेंस अगर ये आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी हैं तो भी ये वैलिड रहेंगे। इन शॉर्ट, जजमेंट में इस बात पर स्टैंप लगा दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज या अबॉलिश करने की अथॉरिटी रखता है। एंड द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ दिस केस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was completely ignored. सीरीज में अगला केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अगेन, सज्जन सिंह कौन थे, उनकी एग्जैक्ट समस्या क्या थी, इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है। इस केस में नोटवर्दी है कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 को चैलेंज किया गया था। चैलेंज इसलिए किया गया क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31A के अंदर एस्टेट वर्ड की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो लैंड्स पहले एग्जेम्प्टेड थी अभी वो भी गवर्नमेंट रेडार पर थी फॉर एक्विजिशन एंड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर से कुछ लैंडलॉर्ड्स को अपनी प्रॉपर्टी लॉस से प्रॉब्लम हुई एंड एज अ रिजल्ट मिस्टर सज्जन सिंह अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट टू आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन। और क्वेश्चन वही था कि क्या फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 जज बेंच ने वर्डिक्ट दिया था, जिसमें से 3 जजेस ने पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट दिया, जबकि 2 जजेस जस्टिस हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मधोलकर, इन दोनों ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। एंड जुडिशियल हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था
कि किसी जज ने आउटराइटली कहा था कि पार्लियामेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना could be disastrous in the long run. Every constitution must have certain sections which cannot be amended by the parliament to keep the soul of the constitution intact. हालांकि ये minority judgment था, but इस minority judgment ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया को प्रोपाउंड किया था. सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ सज्जन सिंह केस. बाकी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी लिखी हुई है. वन क्विक रीडिंग विल गिव यू द कंप्लीट आइडिया. नाउ लेट्स लुक एट द गोलकनाथ केस एंड आपको इस केस में सिर्फ जस्ट पर ध्यान दें. गोलकनाथ ब्रदर्स रिच लैंडलॉर्ड्स थे और पंजाब स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स के अंडर उनकी लगभग 90% लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था. गोलकनाथ ब्रदर्स ने गवर्नमेंट के इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इन 1965 एंड 11 जज बेंच डिलीवर्ड द वर्डिक्ट इन 1967. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो इस बार बेहद एस्टॉनिशिंग था. अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस स्टैंड को रिवर्स कर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं और उनके साथ टेम्परिंग करना इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. Parliament's authority to amend fundamental rights through constitutional amendment was outrightly denied. इस verdict में 11 जज शामिल थे एंड 11 में से 6 जजेस ने majority judgment दिया था, जबकि 5 जजेस ने पुराने स्टैंड को इंटैक्ट रखा था. पुराना स्टैंड वही कि पार्लियामेंट शुड हैव द अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टक्कर जो थी वो कांटे की थी. स्टिल एट द एंड मेजॉरिटी जजमेंट वाज एक्सेप्ट. सुप्रीम कोर्ट सेड कि यहाँ पर आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ है इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल. सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ है इट इंक्लूड्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एज वेल. आपको याद होगा शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जो आर्टिकल 13 में वर्ड लॉ है इट रेफर्स टू ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. बट गोलकनाथ केस में उस जजमेंट को एंटायरली रिवर्स कर दिया गया था. अभी तक एक क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है इवन इन माई माइंड कि 1967 में सिचुएशन में ऐसा कौन सा चेंज अचानक से आ गया था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना मेजॉरिटी स्टैंड चेंज किया था. वन रीजन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज दैट इंदिरा गांधी had come to power and maybe her cabinet was not on very good terms with Supreme Court. अगर आपको किसी और रीजन के बारे में पता है then please do let me know in the comment box. So finally गोलकनाथ case is known for its extreme judgment by Supreme Court and इसी केस के बाद से जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच जो पावर का टसल था वो इंटेंसिफाई हो गया था. गोलकनाथ केस के वर्डिक्ट को डिसक्रेडिट करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 24th, 25th एंड 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे एंड द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस वाज कंप्लीटली डिसरिगार्ड. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और डेमोक्रेटिक सेटअप में जुडिशरी एंड पार्लियामेंट आपस में लंबे समय तक झगड़े में इन्वॉल्व नहीं रह सकते. दैट इज व्हाई कॉम्प्रोमाइज हैज टू बी मेड and that is what exactly happened in केशवानंद भारती केस. गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में कॉम्प्रोमाइज एग्जैक्टली किस फॉर्म में हुआ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन केशवानंद केस. ऑलराइट गाइज, नाउ वी शैल टॉक अबाउट द मोस्ट प्रोमिनेंट केस ऑफ 1970s, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. गाइज, दिस केस हेल्प इमेंसली इन स्टीयरिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोफाइल इन द राइट डायरेक्शन. पिछले 3 केसेस के एनालिसिस के बाद आपको इतना समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वाज द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन. आर्टिकल 31 के बार बार इन्वोकेशन की वजह से जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में जुरिस्डिक्शनल क्लैश हुआ, जिसकी वजह से 1966 से लेकर 1977 इन 11 साल के पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन को 25 टाइम्स अमेंड किया गया. केशवानंद भारती केस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट केस है. इस केस से जुड़ी हुई सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में ऐड कर दी है एंड इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. केशवानंद केस की जो डिटेल्स हैं वो काफी सिंपल हैं.
In this case, Keshavanand Bharti was the head priest of Ednir Mutt. मठ बोले तो monastery, और ये केरला में एक monastery थी, एक sect था जिसके ये head थे. He was hardly 30 years old at that time. This mutt had ownership of large tracts of lands. और केरला ने new land reforms laws पास किए थे, and उन laws की वजह से लगभग 90% land of the monastery was taken over by the government. And as expected, Keshavanand Bharti moved to Supreme Court to challenge this action. Now please try to understand the game plan here. अगर आप सामान्य नजरिए से देखें तो ये केस एक सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था. इवन केशवानंद was surprised to see कि उसके केस को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है, क्योंकि केशवानंद से पहले there were hundreds of people who had lost their lands and their petitions were not even accepted by the courts. So what was the reason? Actually 1970s इंदिरा गांधी का टाइम था एंड जनता दल के लीडर्स एंटी इंदिरा गांधी थे. यू मस्ट हैव हर्ड, इंदिरा गांधी कहती थी कि गरीबी हटाओ एंड जनता दल के लोग कहते थे कि इंदिरा हटाओ. सो दीज टू वर staunch critiques of each other. केशवानंद भारती का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया उस टाइम पर नानी पालखीवाला, you must have heard the name, he was one of the top lawyers in entire country in 1970s and 80s, fought this case for Keshavanand in the Supreme Court. केस की मेन थीम प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट तक सीमित रही ही नहीं. एन पालखीवाला ने केशवानंद केस को बेस बनाकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए थे उन सभी अमेंडमेंट्स के खिलाफ पिटिशंस फाइल की. एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया गया जहां पर उन्होंने इवन जुडिशरी के फ्यूचर को खतरे में प्रेडिक्ट किया था. हेंस केशवानंद भारती केस को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को डीपॉपुलराइज एंड डीस्टेबलाइज करना वाज एन अपैरेंट एंड इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द opposition party. Keshavanand Bharti case is the longest heard case in Supreme Court to date. 68 sittings हुई थी. Even अयोध्या dispute में केवल 40 सिटिंग्स में फैसला सुना दिया गया था. शायद आपको ना पता हो बट केशवानंद भारती को वर्डिक्ट पार्लियामेंट के खिलाफ जाने के बावजूद भी उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिली थी. He had lost the case but Indian democracy had definitely won the constitutional guarantee. The ultimate gift of this case was the doctrine of basic structure. अभी इस केस की पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल्स एक बार क्विकली देख लेते हैं. यहाँ पर आपको जो चीज याद रखनी है वो है आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गाइज आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करता है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होते हैं उन्हें परमानेंट टेस्टिमनी कंसिडर किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एक एविडेंस की वैल्यू रखते हैं, उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को केवल सुप्रीम कोर्ट खुद ही रिव्यू कर सकता है. आप अपने एग्जामिनेशन के लिए ये तीन चीजें यहाँ पर याद रख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस में कौन कौन से अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया था. 24th, 25th एंड 26th अमेंडमेंट. आई वुड रेकमेंड कि आप इन तीनों अमेंडमेंट्स के बारे में सेल्फ स्टडी करें एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि इन अमेंडमेंट्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे. केशवानंद भारती केस का जजमेंट अपने आप में लेजेंडरी है. इस केस में 13 जजेस की बेंच, जो कि अभी तक की सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में लार्जेस्ट एवर फॉर्म्ड बेंच है, इस बेंच ने अपना जजमेंट 24th अप्रैल 1973 को दिया था. जजमेंट वाज क्वाइट बल्कि 703 पेजेस का जजमेंट था. 13 जजेस ने 11 डिफरेंट जजमेंट्स प्रोपाउंड किए थे. सभी जजमेंट्स को पढ़ने के बाद उनके एनालिसिस उस टाइम के चीफ जस्टिस मिस्टर एस.एम. सीकरी ने की थी. केशवानंद भारती जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया एंड पार्लियामेंट की जो एक्सट्रीम अमेंडमेंट करने की पावर थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. कोर्ट ने केशवानंद वर्डिक्ट में एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच का इस्तेमाल किया था और उन्होंने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीमेसी को अपहेल्ड किया. बस कंडीशन एक थी कि वो बेसिक फीचर्स को रिमूव नहीं कर सकते थे. इस जजमेंट में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता था, इस जजमेंट के थ्रू ये जो 3 ब्रांचेस का वर्किंग मॉडल है ये फर्दर स्ट्रेंथन हुआ था. जुडिशरी की विक्ट्री बहुत कम मार्जिन के साथ हुई थी. 13 जजेस में से 7 जजेस ने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था, जबकि 6 जजेस वर इन द फेवर ऑफ गिविंग द पार्लियामेंट एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी
to amend any part of Indian Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को बस एक ही सलाह दी थी कि आर्टिकल 368 के अंडर जो अमेंडिंग पावर्स हैं उनका यूज कॉशन के साथ और पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाना चाहिए, एंड नो मैटर व्हाट द लॉ इज इट वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सो आज के डेट में जुडिशरी इन इंडिया हैज अ वेरी वाइड जुरिस्डिक्शन, एंड लेजिस्लेशन के फील्ड में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसमें जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल ना हो, except the endorsement of money bill by Speaker of Lok Sabha. Alright guys, that's all for this lecture. Remaining cases will be covered in the second part. If you have any doubts or concerns, please feel free to drop your question in the comment box. Thank you so much.